दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये आज ही के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि जजेस जो हैं उनके कंडक्ट को किस तरीके से डिफाइन करोगे आप लोग यहाँ पर। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं। ये तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी बोला गया था। इवन हमारे देश के अंदर में डिबेट डिस्कशन हो चुका है। ये एक अच्छी बात है। पर लेकिन जो ये बात क्योंकि कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो कंफ्यूजन मत होगा। तो जुडिशल एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। मैं बोलूं कल तुमको आंसर लिखना है, कल टेस्ट सीरीज देनी है, संडे में अपना टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है। और मैं फिर पूछूं अगर तुमसे कि क्या किया है, कोई ये नहीं कहना है कि भाई मैं सो गया, भाई मैं तो पूरे दिन मोबाइल पे लगा रहा, मैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में चक्कर में पड़े हुए थे, भाई मतलब अलग ही टाइम पास कर रहे थे लेट के। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये आज ही के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि जजेस जो हैं उनके कंडक्ट को किस तरीके से डिफाइन करोगे आप लोग यहाँ पर। क्यों आया ये आर्टिकल न्यूज में? ये आर्टिकल इसलिए न्यूज में आया क्यों एक जज हैं जो कि आज की डेट में जिनका नाम है एस के यादव साहब। एस के यादव साहब जो है उनके द्वारा कमेंट किया गया और उस कमेंट की वजह से जो है वो माहौल खराब हो गया। इन्होंने कमेंट क्या करा वो सोचकर आप लोगों को भी थोड़ी सी मतलब अंदर से लगेगा कि यार जजेस होकर मतलब इस तरीके की बातें कैसे बोल दी इन्होंने, इनके मुंह से आवाज कैसे निकल गई इस तरीके की। तो इंसान को वो है। मुद्दा क्या था मैं आप लोगों को समझाता हूं। इनको बुलाया गया बोलने के लिए वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, जो कि एक हिंदू कम्युनिटी की एक आवाज रखने वाली एक विंग मानी जाती है देश के अंदर में। तो उसमें इनको यहाँ पर बुलाया गया। तो यहाँ पर ये आज के दिन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में बेसिकली ये सर्विंग जज, तो इनके द्वारा जो एक बात बोली गई यहाँ पर आकर, तो उसको लेकर पूरा बवाल उठ गया यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इस चीज को नोट किया कि भाई साहब ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या क्या बोला अब सुनो आप लोग यहाँ पर। सबसे खतरनाक बात तो इन्होंने ये बोली कि भाई साहब जो मेजोरिटी कम्युनिटी है यहाँ पर, मतलब देश के अंदर मेजोरिटी कौन है, वो हिंदू है। तो इन्होंने बोला कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है, देश जो है उसकी विशेष के बेस पर चलना चाहिए। यानी कि देश ऐसे चलना चाहिए जैसा हिंदू चाहेंगे। तो ये बात इनके द्वारा यहां पर बोली गई। और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर इन्होंने कई सारे ऐसे क्रिटिकल कमेंट पास किए जिसमें पोलीगैमी, हलाला, ट्रिपल तलाक इनको लेकर, या फिर जो एनिमल को स्लॉटर किया जाता है इसको लेकर इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए यहाँ पर, जो कि एक सही तरीका नहीं है एक ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए इंसान को इस तरीके की बातें करना। ठीक है, जो वर्ड जो यूज किए गए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने कई सारी ऐसी चीजें बोली जो कि एक एक तरीके से माने वो दायरा पार करने वाला, कहते हैं कि एक इंसान ने अपनी पोस्ट की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा ये बातें बोलते हुए। तो ये चीजें समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और साथ ही साथ में इन्होंने बोला ये तो एक अच्छी बात है, चलो हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं। ये तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी बोला गया था। इवन हमारे देश के अंदर में डिबेट डिस्कशन हो चुका है। ये एक अच्छी बात है। पर लेकिन जो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है, ये बात जो है ये कहीं ना कहीं खासकर हमारे देश के अंदर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्या वो जस्टिस या जुडिशरी के ऊपर में ट्रस्ट करेंगे? अगर ये उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग जो है जुडिशरी के ऊपर में ट्रस्ट करेंगे अगर इस तरीके की स्टेटमेंट निकल कर यहाँ से आती है? तो ये कितने हद तक सही है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लीगल बॉडीज इंक्लूडिंग जैसे ऑल इंडिया लॉयर यूनियन, इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जा रही है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, ने क्रिटिसाइज किया यहाँ पर कि या इस तरीके से यहाँ पर ये सही नहीं है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई यहाँ पर। तो ये गलत है। अब क्या जज ऐसे काम कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आईएएस ने अपना ग्रुप बनाया था और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको डिसमिस कर दिया था, तो क्या इस तरीके से जज यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ बोलेंगे? क्या उनके ऊपर कोई ऐसा एक प्रतिबंध नहीं होगा कि भाई उनको कंट्रोल किया जाए? उन्हें कहता है कि ओ भाई रुक जा, ओए रुक जा भाई, इससे बाहर मत जा। तो ऐसी कोई चीज है हमारे देश के अंदर में? तो इसके बारे में कौन बात करेगा? तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। इसी के आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो कंफ्यूजन मत होनेगा। तो जुडिशल एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। यानी कि जुडिशरी जो है उसके अंदर में एक नैतिकता होनी चाहिए और उस नैतिकता का वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले कि भाई साहब हाँ इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये क्या अपने आप कर देंगे? नहीं, बकायदा कानून है यहाँ पर। अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आप लोग जो है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर में काम करते हैं, ठीक है? नैतिकता की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर आप लोग काम करते हैं और आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया कंपनी के द्वारा और ये बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है ये तुमको, जैसे मान लीजिए आज 11 तारीख है, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को सबमिट करना है 15 तारीख को, ठीक है? आप लोगों ने सोचा 4 दिन पड़े हुए कर लेंगे आराम से। 15 तारीख बेसिकली कल है, अब आप लोगों की 14 तारीख हो गई आज। 14 तारीख तक आप लोगों ने कोई काम नहीं किया और 15 तारीख को आप लोगों के दोस्त का बर्थडे था। आप लोग उस बर्थडे में चले गए वहां पर और आप लोगों ने खूब एंजॉय किया, अपना जो भी आप लोग अपने लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं। और रात को जो है लेट सोए, लगभग 12-1-2 बजे। और भाई साहब ऑफिस में जाना था सुबह 9 बजे, ऑफिस में भी आप लोग 11 बजे पहुंचे भाई साहब। तो सोच के देखो अब यहाँ पर
आप लोग ये बताइए, अगर रियलिटी में कोई नैतिक पर्सन है, वो तो पहले तो इस सिचुएशन को आने नहीं देता। अब आप लोग ये बताइए, मान लीजिए आप में से कोई इंसान है, मान लीजिए आप लोग हैं वो, आप लोग अपने ऊपर सोचिए, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर जब इस चीज को सोचेंगे तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हाँ कि हाँ यार, ये कितने हद तक सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने ऊपर रखकर सोचिए इसको। आप लोगों को नैतिकता का पता चलेगा कि लोग नैतिक कैसे होते हैं और अनैतिक कैसे होते हैं। तो आप लोगों से अब 11 बजे ऑफिस में एंट्री करते हो आप लोग यहाँ पर, आप लोगों के सामने ऑफिस में आप लोग का मैनेजर बैठा हुआ है, वो पूछ रहा है, हाँ भाई क्या हो गया यार, तू तो बड़ा रेस्पॉन्सिबल इंसान था यार, तू तो इसीलिए तुझे ये काम दिया गया था, तू तो बड़ा एक तरीके से सीरियस टाइप का बंदा था, क्या हो गया? आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग ये बोलोगे कि भाई साहब वो पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर में जाकर सब आप लोगों को देख रहे हैं खड़े हुए, आप लोग ये बोलोगे कि भाई 4 दिन तक 3 दिन तक मौज की, 5वें दिन बर्थडे का सेलिब्रेशन किया और रात को लेट से मूवी सूवी देख के अपना ड्रिंक व्रिंक करके और फिर सुबह जो है आंखें नहीं खुली, इसकी वजह से लेट आया, क्या ये बोलोगे? नैतिकता तो ये कहती है कि तुमको ये बोलना चाहिए जो तुमने किया है रियलिटी में, पर आप लोग क्या बोलोगे? भाई माँ की तबीयत खराब हो गई थी, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, रिश्तेदार में एक्सीडेंट हो गया था, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, ब्लड देना पड़ गया था। आप लोग क्या बोलोगे? ये चीजें बोलोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है? तो नॉर्मली इंसान जो है, यहां से पता चलता है कि इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में कई बार कहने के लिए तो कह देता कि मैं इतना छाती पीट पीट के भाई साहब मैं इतना मतलब एक तरीके से ईमानदार आदमी हूँ। ये तो वही बात होगी ना कि भाई दूध में मक्खी गिरी, पानी में मक्खी गिरी तो पानी को फेंक दिया, और घी में मक्खी गिरी तो मक्खी को फेंक दिया। समझ रहे हो? मतलब पानी में मक्खी गिरी तो पानी को फेंक दिया, और घी में मक्खी गिरी तो मक्खी को फेंक दिया। समझ में आ गया? पानी में मक्खी गिरी तो पानी को फेंक दिया, यानी कि वहां पर क्या हो गया, पानी खराब, पानी की थोड़ी सी पानी है फिर भर लेंगे। पर लेकिन अगर घी में मक्खी गिर गई तो मक्खी को फेंक दिया, क्योंकि घी की तो औकात ज्यादा है। तो यहां से पता चलता है कि तुम कितने रियलिटी में एक ऐसे पर्सन हो कि जो तुम अपनी बात पर टिके रहने वाले इंसान हो। अगर मक्खी गिरने से तुम फेंकते हो, मक्खी से इतनी दिक्कत है, तो घी को भी फेंको ना भाई, क्योंकि घी तो महंगा है, घी को नहीं फेंक सकते वैसा। तो ये चीजें यहां पर दिखाते हैं कि आप लोग रियलिटी में कितने नैतिक हो अंदर से। इसीलिए एथिक्स के अंदर में दुनिया भर की चीजें पढ़ने के बाद भी इंसान, एक आंसर लिखने के बाद भी इंसान, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जब उस सिस्टम के अंदर में जाकर बैठता है, तो सारी नैतिकता जो है वो छुरमुर हो जाती है भाई साहब, कोई नैतिकता दिखाई नहीं देती है। और फिर यहां पर जो निकल कर आता है वो है उसके अंदर का वही हैवानियत वाला इंसान, जो कि उस सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है, इसीलिए इक्का दुक्का इंसान जो अच्छे निकल जाते हैं। आप लोग सोच के देखो, मतलब ये चीज मुझे हंसी भी कभी और हंसी छुटती है इस चीज को लेकर। रियलिटी में देखा जाए तो आप लोग उस पोस्ट पर गए हो काम करने के लिए, उस काम करने की आप लोगों को सैलरी मिल रही है, और उस काम को आप लोग अच्छे से कर नहीं रहे हो, ठीक है? और जो इंसान उस काम को अच्छे से कर रहा है, उस इंसान की बड़ाई हो रही है कि वाह यार कितना अच्छे से काम कर रहा है। अरे यार वो वही काम करने के लिए गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे काम करने वाले लोग इतने माइनॉरिटी में हो गए हैं कि इक्का दुक्का जो निकल कर आते हैं उनको हीरो बना देते हैं, भाई साहब ये देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। जबकि हर एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी काम को अच्छे से सबको करना चाहिए। पर लेकिन दिक्कत क्या है, वो आती है ये दिक्कत निकल कर कि इंसान जो है वो अपने खुद के एक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलूं कल तुमको आंसर लिखना है, कल टेस्ट सीरीज देनी है, संडे में अपना टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, और मैं फिर पूछूं अगर तुमसे कि क्या किया है, कोई ये नहीं कहना है कि भाई मैं सो गया, भाई मैं तो पूरे दिन मोबाइल पे लगा रहा, मैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में चक्कर में पड़े हुए थे, भाई मतलब अलग ही टाइम पास कर रहे थे लेट के, कोई ये नहीं कहने का। बहाने हमेशा हमारा दिमाग तैयार करके हमारे पास में रखता है, ताकि उनसे हम लोग अपने आप को बचा सके। और जब आप लोगों ने बहाने तैयार करने सीख लिए हैं, तो आप कभी भी अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपनी जिंदगी को, इनके लाइफ को सीरियस लेना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीरियस लेने का कोई फायदा नहीं है, बहाने से बच जाना है 1 मिनट के अंदर में। और यहीं से ही आप लोग की जो लाइफ है वो गर्त में जाना स्टार्ट हो जाती है, जो कि कभी उठती नहीं है, क्योंकि आप लोग का नेचर उस तरीके का हो जाता है जब इस तरीके से आप लोग सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो इसलिए अगर कोई इंसान अगर टिक कर अपने काम को रेस्पॉन्सिबली सिस्टमेटिक वे में अच्छे से कर रहा है, तो उसकी इज्जत करना सीखो और उससे सीखो कुछ। और इसमें सबसे पहले आप लोगों के मम्मी पापा मिल जाएंगे आप लोगों को घर में, जितने डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। तो सीखो, जो न्यूज़पेपर वाला डेली न्यूज़पेपर देकर जाता है उसके बारे में सीखो, ठीक है? सीखो उससे, जो दूध वाला मॉर्निंग में दूध टाइम पर लेकर आता है, कचरे वाला कचरा लेकर जाता है, आप लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन डेडिकेटेड तो वो अपने काम को कर रहे हैं। तो सोचो इस चीज को और अब हंसो। नहीं अब हंस। इसलिए चीजों को थोड़ा, जिंदगी को इस तरीके से लेना स्टार्ट करो, एंजॉय करो, पर लेकिन काम कंप्लीट करने के बाद में उसको एज ए रिवॉर्ड के तौर में दे अपने आप को। तो यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के बारे में एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। ये बकायदा एक केस स्टडी है यहाँ पर, ये केस स्टडी है किसी पर्टिकुलर एक पेपर के अंदर पढ़ रहा था, तो केस स्टडी थी यहाँ पर कि इंसान का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है।
तो वो आप लोग को समझना पड़ेगा। तो उस केस स्टडी के बेस पर आप लोग देखते हैं कि इंसान को पेपर एथिक्स का लेने के बाद भी वो आईएएस इतने करप्शन कैसे कर देता है भाई साहब। उसको तो एथिक्स के पेपर लिए थे हम लोगों ने दबा दबा कर। तो इंसान यहाँ पर भाई इसके लिए बकायदा फिर कानून बनाने पड़ते हैं कि भाई उसको कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज जुडिशियल लाइफ 1997। यहाँ पर जजेस को यहाँ पर इम्पार्शलिटी दिखानी पड़ेगी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल सकते कि भाई मेजोरिटी कम्युनिटी देश को चलाएगी, माइनॉरिटी भी तो देश का पार्ट है ना आज की डेट में, उनको कैसे लेकर चलोगे। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है बेंगलुरु प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2000 का। इसमें इसमें डिग्निटी रखनी पड़ेगी एक जुडिशियल को, ठीक है, उसको इंपार्शियलिटी रखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट इंपार्शियलिटी ये किस लिए रखा गया है, ताकि भाई सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई हिंदू ये काम करेंगे या फिर मुस्लिम ये काम करेंगे, भाई सब इस देश का पार्ट है, सब मिलकर इस चीज को लेकर चलेंगे। अगर इसके बाहर जाकर आप लोग कोई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो तो वॉयलेशन कर रहे हो आप लोग एथिकल नॉर्म का, यानी कि इंसान जो है जो उसको बेसिकली काम करना चाहिए तो उसको वो ढंग से फॉलो ही नहीं कर रहा है, वो एक अलग ही लेवल पर जा रहा है, एक हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर में इस तरीके से बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज की डेट में जितने भी लोग दूसरी कम्युनिटी के देश के अंदर में हैं, उनकी एक जिंदगी को आप लोग मतलब ढंग से लेकर चल ही नहीं रहे हो। तुमको तो न्यूट्रल रहना चाहिए एक ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए यहाँ पर, तो ब्रीच कर दिया है एथिकल कोड का। तो अगर कोई ऐसा काम करे तो फिर उस इंसान के साथ में क्या किया जाए, तो अगर ये पूछा जाए तो फिर क्या बोलोगे। तो इसी के लिए यहां पर बात की जा रही है कि हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी अगर आप लोग जाकर देखोगे तो इंपीचमेंट का प्रोसीजर है बकायदा। अगर कोई अपनी सर्विस के दायरे को पार कर देता है, मान लीजिए पराकाष्ठा पार कर दी, एक जज होने के साथ में ऐसी कैसे बातें बोल सकता है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। दो चार बार हम मौज मस्ती में तो अपना ठीक है यारों दोस्तों के बीच में बैठ के उल्टे सीधे कमेंट कर लेते हैं, पास वो समझ में आता है एक बार को। हालांकि जज होने के नाते तो वहां पर भी नहीं बोलना चाहिए, उसके दिमाग में वो चीज आनी नहीं चाहिए इस तरीके से, इस तरीके के लेवल की चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देखो यहाँ पर। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा ऐसी ही स्टेटमेंट, ऐसी ही कोई काम करता है, इसी को बोला जाता है कि मिसबिहेव कर देना। इंसान ने मिसबिहेव कर दिया, इंसान से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ऐसा बिहेव करेगा। रिपोर्ट सबमिट करनी थी, इंसान जो है वो अलग ही लेवल पे घूम रहा है, तो मिसबिहेव कर दिया। और ये इनकैपेसिटी वाला नहीं, मिसबिहेव वाली चीज आएगी। अगर कोई ऐसा कर देते तो पार्लियामेंट को पावर है इसके मिसबिहेव के चलते अगर हटाना है, तो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और लिखा हुआ है एंड नहीं लिखा हुआ है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों जगह से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। लोकसभा के 100 लोग और राज्यसभा के 50 लोग अगर बोल दें, एक एक पर्टिकुलर मोशन को साइन करके रख दें यहाँ पर, बेसिकली जो यहाँ पर जो हाउस है उसके मुखिया के पास में, यानी कि स्पीकर के सामने या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के सामने, तो यहाँ पर इस मोशन को यहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है रिमूव करने के लिए। अगर उसने अलाउ कर दिया चेयरमैन ने या फिर स्पीकर ने, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई जाएगी लीगल एक्सपर्ट की, वो इसको देखेंगे। और फिर 2/3 की मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर बेसिकली जो मेंबर रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे, उनमें से 2/3 की वोटिंग रहेगी, और उसके बेसिस पर अगर पास हो जाता है तो इस इंसान को फिर जो है जो बेसिकली पोस्ट से हटा दिया जाएगा। अगर बात करें, अगर चाहते हो कि भाई साहब यहां तक चीजें ना पहुंचे, तो 1999 में यहां पर यह भी बोला गया, अलाउ किया जाएगा कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट का, ताकि जो पब्लिक इंपीचमेंट को अवॉइड किया जा सके। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का भी सिस्टम है यहां पर। इसलिए हमारे देश के अंदर में इंपीचमेंट को लेकर ने एक तरीके से बिल्कुल ऐसी है, किसी इंसान को बोलो कि तुझे जॉब से निकाल रहा हूं, ठीक है, एक तो ये तरीका है। उसे बोल दे कि ऐसा कर, तू खुद ही रेजिग्नेशन दे दे। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी में ये रूल बड़ा फॉलो किया जाता है कि यहाँ पर उसको निकालने के बजाय कहते हैं अच्छा ऐसा कर, तू खुद ही रेजिग्नेशन दे दे। तो इससे इंसान की इज्जत बनी रहती है कि भाई मैंने अपने आप रेजिग्नेशन दिया, तूने मुझे निकाला नहीं है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है ये पूछा जा सकता है। और अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट की जब प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके अंदर में एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई अभी, राघव चड्ढा साहब की, जो कि एक पॉलिटिशियन है, काफी अच्छी स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोला कि जो जुडिशरी है हमारी, जिसमें जज जो हैं, उन जजेस को हम लोग को अगर आज की डेट में सही तरीके से अगर लेकर चलना है, तो सबसे पहले उन्हें न्यूट्रल बनाओ। न्यूट्रल मतलब यानी कि एक कूलिंग पीरियड रखो उनका, उनकी अपॉइंटमेंट का। और ये मैं पहले भी कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एक बच्चे ने वीडियो भेजी थी वो बेसिकली मुझे, और ये कह रहा था कि सर देखो जो आपने पढ़ा रखा है काफी पहले, वो जो जो राघव साहब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग के ऑलरेडी सिलेबस का पार्ट है कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कल को चल के कोई भी जज जो है रिटायर होता है, उसको किसी को आप लोगों ने गवर्नर बना दिया, किसी पर्टिकुलर कमेटी का चेयरमैन बना दिया, या फिर उसको किसी और पोस्ट को दे दिया, तो इसका मतलब ये कि भाई वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कल को चलकर अगर सरकार का कोई केस आएगा तो सरकार के खिलाफ कैसे बोलेगा वो इंसान जाकर। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। तो इसलिए एक न्यूट्रल होना चाहिए, कूलिंग पीरियड बोलते हैं। एक तो कूलिंग पीरियड की बात बोली जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जजेस की पेंशन जो है वो इतनी बढ़ा दो
कि भाई उनको रिटायरमेंट के बाद में ये ना लगे कि हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन होती है वो अगर कम रहेगी तो इंसान को लगेगा कि यार कुछ ना कुछ कमाने का साधन होना चाहिए। अगर पेंशन तुम अच्छी खासी दे दोगे तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगर एक नॉर्मल इंसान है जिंदगी जीने वाला, वो तो है जिसके मन में लालच आ गया उसको तो तुम मतलब जिगर निकाल के भी दे दोगे, पूरा देश भी उसके कदमों में रख दोगे, वो इंसान तभी भी मतलब उसका वो नहीं भरेगा, वो तो मन का काला हो चुका है, उसके बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बातें बोली जाती है कि ताकि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है।